नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। जरा सोचिए कि अगर किसी आतंकवादी के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान स्थानीय लोग अचानक सुरक्षा बलों पर ही पत्थर फेंकने लगें, देश के जवानों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगें, उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगें और आतंकवादी का बचाव करके भागने में उस आतंकवादी की मदद करें, तो देश के जवानों पर क्या बीतेगी और पूरे देश पर क्या बीतेगी। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में आज ऐसा ही हुआ है। ये खबर इसलिए चिंताजनक है क्योंकि पत्थरबाजों की फौज ने पिछले 3 हफ्तों में दूसरी बार सुरक्षा बलों की कार्रवाई में इस तरह की अड़चन पैदा की है। आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा और किसी देश में हो सकता है? इस तरह की घटनाएं हमारे देश में यानी जम्मू कश्मीर में बार बार हो रही हैं और इन्हें रोकना बहुत जरूरी है। एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान बार बार हो रही पत्थरबाजी के पीछे पाकिस्तान और अलगाववादियों का गठबंधन काम कर रहा है और ये सब कुछ कश्मीर के लोगों को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। ये देश को आक्रोश से भर देने वाली खबर है, इसलिए आज इसे प्राथमिकता देना जरूरी है। हमारे पास जो वीडियोस आज आए हैं उन्हें देखकर आपको दुख भी होगा और आपको गुस्सा भी आएगा। आज हमने इस खबर को लेकर कई लोगों से दिन में बातचीत की और इस खबर के बारे में सुनते ही ज्यादातर लोगों की प्रतिक्रिया यह थी कि इसमें कौन सी नई बात है, यह तो होता ही रहता है। यह जवाब सुनते ही हमें लगा कि सभी लोगों ने इसके साथ अब समझौता कर लिया है। अब इस देश के लोगों को ऐसी खबरें और वीडियोस देखने के बाद गुस्सा आना बंद हो गया है और ये बहुत चिंताजनक बात है और ये एक लापरवाही से भरी हुई सोच है। इसके अलावा आज देश के सामने यह सवाल भी है कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की व्याख्या पर्सनल लॉ के हिसाब से होनी चाहिए या फिर देश के संविधान के हिसाब से। आज हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उस लिखित जवाब का विश्लेषण करेंगे जो उसने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि निकाह, हलाला और बहु विवाह कानूनी दायरे से बाहर हैं क्योंकि ये कुरान के आधार पर हैं और इसलिए इसमें किसी भी तरह का बदलाव संभव नहीं है। यानी साधारण भाषा में अगर कहें तो ट्रिपल तलाक के नाम पर मुस्लिम महिलाओं के साथ जो हो रहा है वो होता रहेगा और कानून को इस मामले में दखल देने का अधिकार नहीं है। ये बहुत ही गंभीर स्थिति है क्योंकि भारत के संविधान के तहत जो मौलिक अधिकार भारत के हर नागरिक को दिए गए हैं उनसे मुस्लिम महिलाओं को वंचित रखा जा रहा है। ये संविधान की मूल भावना के साथ एक तरह का समझौता है। हम तो ये कहेंगे कि ये खिलवाड़ है, इसलिए इसका विश्लेषण भी आज जरूरी है। और आज का दौर एक ऐसा दौर है कि अगर आप 8 से 9 घंटे की नींद ले लें तो आपके मन में अपराध बोध आ जाता है। आप इतनी देर तक सोते कैसे रह सकते हैं? इस अपराध बोध से यह पता चलता है कि पूरी दुनिया इस वक्त नींद की कमी के साथ संघर्ष कर रही है। अगर आप 8 से 9 घंटे की नींद ले रहे हैं तो आप दुनिया के सबसे खुशकिस्मत लोगों में से एक हैं। लेकिन हमें आशंका है कि आप में से ज्यादातर लोगों को इतनी नींद नहीं मिल पाती होगी। इसलिए अब दुनिया भर के वैज्ञानिक दोपहर की नींद पर रिसर्च कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों को दोपहर के भोजन के बाद नींद आती है, आपको भी आती होगी। और एक नए रिसर्च में अब यह पता चला है कि अगर दोपहर में उसी वक्त 30 मिनट की एक पावर नैप या छोटी सी नींद ले ली जाए तो इससे आपकी सेहत और आपके दिमाग पर बहुत अच्छा असर पड़ सकता है। ये बात एक विश्लेषण की मांग करती है। इस विश्लेषण के लिए हमने दुनिया के कई बड़े इंस्टीट्यूट्स के रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं। ये खबर आपकी और आपके परिवार की शारीरिक और मानसिक सेहत को पहले से बेहतर बना सकती है। लेकिन आज सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें देखते हैं नॉन स्टॉप न्यूज में। अमेरिकी राष्ट्रपति के सरकारी आवास व्हाइट हाउस में एक संदिग्ध पैकेट मिलने से हड़कंप मच गया है। व्हाइट हाउस के नॉर्थ लॉन में ये पैकेट मिला, जिसके बाद नॉर्थ लॉन को खाली करा लिया गया और व्हाइट हाउस को बंद कर दिया गया। राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद हैं। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने व्हाइट हाउस को चारों तरफ से घेर लिया है। सीक्रेट सर्विस पैकेट की जांच कर रही है। मीडिया और विजिटर्स को सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया है। कई रास्तों को भी बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकी मुठभेड़ और पत्थरबाजी के बीच एक आतंकी और 3 पत्थरबाजों की मौत हो गई, जबकि 26 पत्थरबाज भी घायल हुए हैं। पत्थरबाजी में सीआरपीएफ के 43 और जम्मू कश्मीर पुलिस के 20 जवान घायल हुए हैं। चादुरा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलने के बाद जब सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू किया तो पत्थरबाजों ने सुरक्षा बलों पर पथराव किया। We had to fight it on 2 different platforms. One was against the militant
another was the local people. मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि युवाओं का आतंक से जुड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है। तशद्दुद से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जो भी कुछ हासिल होगा वो बातचीत से, अफ़ाम व तफ़हीम से होगा और अमन से हासिल होगा। बडगाम एनकाउंटर के खिलाफ कल अलगाववादियों ने बंद का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पैरामिलिट्री के जवानों को भी शहीद मानती है। गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर ने आज इसकी जानकारी लोकसभा में दी। जो भी सुरक्षा बल के जवान ऐसे संघर्ष में मुकाबला करते समय शहीद होते हैं, उन्हें शहीद ही माना जाता है। गृह राज्य मंत्री ने संसद में बताया कि 2014 से मार्च 2017 के बीच हिंसा और प्रदर्शन में किसी भी पैरामिलिट्री जवान की जान नहीं गई। हालांकि 3,436 जवान जरूर घायल हुए। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि पैरामिलिट्री जवानों को आधुनिक हथियार और जरूरी सुरक्षा कवर मुहैया कराए गए हैं। 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने धर्म का सहारा लिया है। बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 3 तलाक खत्म करना कुरान के खिलाफ है। बोर्ड ने कहा कि निकाह, हलाला और बहुविवाह न्यायिक दायरे से बाहर है और संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आते हैं, इसीलिए उसे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। किस मजहब के लिए, किस धर्म के लिए क्या जरूरी चीज हैं, क्या एसेंशियल प्रैक्टिसेस हैं, वो उस धर्म के अंदर से ही तय होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने तय कर रखा। 5 जजों की बेंच ने सन 54 से लेके आज तक चला आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक का विरोध कर चुकी केंद्र सरकार ने कहा है कि देश शरीयत के हिसाब से नहीं चलता। ये देश जो है वो संविधान से चलता है, फतवों से नहीं चलता, शरीयत से नहीं चलेगा। हमारी इस संवैधानिक व्यवस्था में ट्रिपल तलाक जैसी कुरीतियों की कोई जगह नहीं। जेडीयू ने कहा है कि 3 तलाक पर फैसला समाज पर ही छोड़ देना चाहिए। उनके सुधार का रास्ता जो है उसी समाज पर छोड़ दें। अभी आदमी की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट 3 तलाक की संवैधानिक वैधता पर सुनवाई कर रहा है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने ग्रेटर नोएडा में नाइजीरियाई छात्रों पर हुए हमले को नस्लीय हमला मानने से इनकार किया है। डीएम ने रेजिडेंट्स, आरडब्ल्यूए और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में नाइजीरियाई छात्र और उनसे जुड़े संगठन ने भी हिस्सा लिया। डीएम ने कहा कि इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और अगर कोई गिरफ्तारी से छूट गया होगा तो उसकी जल्द ही गिरफ्तारी होगी। इसीलिए गिरफ्तारियां जो हुई हैं उनमें से वही लोग हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, इस तरह घटनाएं की थी। और भी अगर कोई बच्चा होगा इसमें से, उसके विरुद्ध भी लॉ ऑफ द लैंड जो भी हमारा कानून है इसके तहत कार्रवाई। इस मामले में अब तक 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं। एयर इंडिया कर्मचारी की फ्लाइट में पिटाई के आरोपों में घिरे शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ पर एयर इंडिया ने फिर से सख्ती दिखाई है। एयर इंडिया ने आज रविंद्र गायकवाड़ के मुंबई दिल्ली फ्लाइट का टिकट फिर से कैंसिल कर दिया। कल इस मामले को शिवसेना ने संसद में भी उठाया। एयर इंडिया समेत 7 एयरलाइंस कंपनियां पहले ही सांसद रविंद्र गायकवाड़ की हवाई यात्रा पर बैन लगा चुकी है। ट्रैवल बैन की वजह से रविंद्र गायकवाड़ को ट्रेन से मुंबई जाना पड़ा था। गायकवाड़ इस मामले में माफी ना मांगने पर अड़े हैं। धर्मशाला टेस्ट में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी पर 2-1 से कब्जा कर लिया। टेस्ट मैच के चौथे दिन टीम इंडिया ने 106 रन का मामूली लक्ष्य 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने लगातार 7वीं टेस्ट सीरीज जीत का नया रिकॉर्ड बनाया है। टेस्ट में हाफ सेंचुरी और 4 विकेट लेने वाले रविंद्र जडेजा मैन ऑफ द मैच चुने गए। वहीं पूरी सीरीज में 25 विकेट लेने पर उन्हें मैन ऑफ द सीरीज भी चुना गया। रहाणे ने भी पहली टेस्ट कप्तानी में जीत दिलाकर नया रिकॉर्ड बनाया। जीत पर विराट कोहली ने कहा कि उन्हें ज्यादा खुशी तब मिलेगी जब टीम विदेश में भी जीते। I am certainly very, sure and positive about the fact that these guys can deliver away from home and they can give you match-winning performances. कोहली सीरीज के दौरान टीम ऑस्ट्रेलिया और वहां की मीडिया की ओर से लगातार टारगेट के जाने से दुखी नजर आए और कहते दिखे कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से दोस्ती नहीं हो सकती। सीरीज जीत के साथ टीम इंडिया ने नंबर 1 रैंकिंग को बरकरार रखा है, जिसकी वजह से टीम को आईसीसी से $10 लाख का इनाम भी मिला। वहीं रविचंद्रन अश्विन को आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर और आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। हरियाणा के रोहतक में जिला अदालत के बाहर हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। रमेश लोहार नाम का हिस्ट्री शीटर बदमाश अपने साथियों के साथ कोर्ट में पेशी के लिए आया था, लेकिन कोर्ट के बाहर मौजूद 2 बदमाशों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में रमेश लोहार को भी हाथ में गोली लगी है। फायरिंग करने वाले दोनों बदमाश महिलाओं के कपड़े पहनकर आए थे और वारदात के बाद दोनों फरार हो गए। पुलिस को पूरी वारदात के पीछे गैंग वॉर का शक है। बाकी सभी अभी खतरे से बाहर हैं और हम केस की जांच करें। नोएडा में एक चाइनीज मोबाइल कंपनी के दफ्तर में तिरंगे को फाड़ने का मामला सामने आया है। सोमवार रात चीनी मूल के कर्मचारी ने भारतीय तिरंगे को फाड़ दिया।
इसकी जानकारी जब वहां काम कर रहे भारतीय कर्मचारी को लगी तो उन्होंने कंपनी में हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लोगों का गुस्सा शांत कराया और कंपनी ने भी आरोपी कर्मचारी को काम से निकाल दिया। पुलिस मौके पर पहुंचे। हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ है ना देशद्रोही का केस लगाया जाए, उन्हें यहाँ से निकाला जाए, इंडिया से बाहर। पुलिस अब इस मामले में आरोपी के खिलाफ जांच कर आगे की कार्रवाई की बात कह रही है। बच्चों का ये कहना है कि झंडे के अपमान को लेके जो है वो अपना ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका ये कहना है कोई झंडा था डस्टबिन वगैरह में फाड़ के फेंक दिया गया था, यही मुख्य मुद्दा है। लेकिन इनका ये कहना है अब जो भी सीसी कैमरे लगे हैं अंदर, अब उनको देखने के बाद ही, उनके जो फुटेज देखने के बाद ही वास्तविक क्या मामला है। पिछले साल उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक स्कूल प्रिंसिपल की हत्या आतंकवादियों ने ट्रायल के तौर पर की थी। ये खुलासा एनआईए ने किया है। मध्य प्रदेश में ट्रेन ब्लास्ट के आरोपी आतंकवादी गौस मोहम्मद खान और फैसल को लेकर आज एनआईए की जांच टीम कानपुर पहुंची। एनआईए के मुताबिक 24 अक्टूबर 2016 को फैसल ने स्वामी आत्म प्रकाश जूनियर हाई स्कूल के प्रिंसिपल रमेश चंद्र शुक्ला की सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये हत्या असल टेरर अटैक से पहले प्रैक्टिस के तौर पर की गई। एनआईए की टीम फैसल को उस जगह पर भी लेकर गई जहां उसने प्रिंसिपल की हत्या की थी। एनआईए के मुताबिक फैसल ने कत्ल का वीडियो भी बनाया और उसे आईएसआईएस के अपने आकाओं के पास भेजा था। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी नहीं किया है। खुद ललित मोदी ने इसकी जानकारी ट्वीट करके दी, जिसमें उन्होंने दावा किया कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की भारत सरकार की अपील को इंटरपोल ने खारिज कर दिया। इंटरपोल के इस फैसले के बाद ललित मोदी अब किसी भी देश में यात्रा कर सकते हैं, उन पर कोई निगरानी नहीं रखी जाएगी। देश में आईपीएल की शुरुआत करने वाले ललित मोदी पर आर्थिक गड़बड़ी के आरोप है। ललित मोदी 2010 में भारत से भाग गए थे और उन्हें ब्रिटेन से प्रत्यर्पित करने की प्रक्रिया अब भी चल रही है।